नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ। एक वीक के अंतराल के बाद में आपके लिए बाजार पे राय का एक और नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं विश्व के मार्केट की और नए इवेंट्स की, क्या हो रहा है, उन इवेंट्स का भारतीय बाजार पे क्या असर होने वाला है। इन सारी बातों की चर्चा करते हैं। कमोडिटीज में हम लोग गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और डॉलर की भी चर्चा करते हैं। और इन सबको मिला के अगले हफ्ते हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या नहीं है, और हमारा मार्केट किस और जा रहा है, इन सारी बातों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो चलो चलते हैं कि इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूं। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो मेरा अपना नॉलेज है और एक एजुकेशनल पर्पज से मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। जो भी मैं यहाँ राय दे रहा हूँ उसको आप केवल एक हिंट के तौर पर, एक गाइडलाइन के तौर पर यूज करें। डिसीजन मेकिंग करते समय आप अपना डिसीजन अपने स्वयं के बल पर ले या अपने एक अन्य आपके एडवाइजर होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनकी सहायता से ले। क्योंकि आपको होने वाले किसी भी फायदा या नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और इस जो भी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं ये एक रिस्की ट्रेड होता है और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो चलो आगे चलते हैं। इस डिस्क्लेमर के बाद में एक रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, आप कमेंट्स करें और लोगों के साथ में शेयर करें। और अभी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलो चलते हैं, पहले ग्लोबल मार्केट के और इवेंट्स की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ने देखा कि फ्राइडे में एक बड़ा ब्लड बात हुआ और निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ। जस्ट 17,000 के लेवल पे आके वो बंद हुआ। सेंसेक्स ने भी करीब करीब 1500 पॉइंट के आसपास की 1500 पॉइंट के आसपास का गोता लगाया और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 1400-1500 पॉइंट का एक बड़ा मतलब डाउनफॉल हम लोग ने देखा। तो इसकी क्या वजह है? क्या हम लोग अब डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं? तो हम लोग समझते हैं पहले कि हो क्या रहा है दुनिया में, और उसके बाद हम लोग अपने मार्केट की चर्चा करते हैं। तो जो भी हम लोग ने देखा कि फ्राइडे हुआ, उसकी मेन वजह थी कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो वेरिएंट है इसमें इसके वजह से भगदड़ मचने की एक बड़ी वजह ये है कि इसमें 30 म्यूटेंट्स है। इसका मतलब है कि ये जो भी हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं शायद उसको ये मतलब उसको रिस्पॉन्ड ना करे या वैक्सीन का इसके ऊपर कोई असर ना हो, ऐसी एक संभावना है। दूसरा, ये बहुत तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। ये जो मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि 30 म्यूटेंट है, उसका ये एक मतलब एनालिसिस है जिसके वजह से लोगों में एक डर फैला हुआ है। और हम लोग ने मतलब ये देखा गया कि बहुत तेजी से अफ्रीका में, जहाँ की ये सबसे पहली बार पाया गया, वहाँ बहुत तेजी से वायरस फैलते हुए दिखाई दिया। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोगों में ये वायरस अभी तक फैल चुका है। अभी तक जो भी केस आए वो कुछ 200-250 केस हैं, उसमें से कुछ अफ्रीका, कुछ बोत्सवाना और हांगकांग में कुछ केस मिले हैं, कुछ यूके केस में। तो सब मिला के कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है जिसमें ये वायरस मिला है। लेकिन इसकी फैलने की क्षमता जिस तरह से आंकी जा रही है उससे लगता है कि ये बहुत तेजी से फैल सकता है। ये एक बड़ी वजह रही कि जो हम लोग ने फ्राइडे में एक बड़ा ब्लड बाथ देखा। लेकिन क्या ये उसी के वजह से है या ये वहां से गिरावट शुरू हुई? जी नहीं, गिरावट हम लोग देखेंगे कि काफी दिनों से मार्केट कुछ ना कुछ धीरे धीरे गिर रहा था। और इसकी पहली झलक जो हमको मिली थी वो
मंडे ही मिल गई थी। मंडे ही जो चार्ट का पैटर्न बना था उसमें हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हुआ नीचे की ओर, और वहां से एक ये तय हो गया कुछ कुछ हद तक कि हम लोग अब नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो न्यूज आई, ये न्यूज ने बेसिकली उसमें आग में घी डालने का जैसे काम किया। तो अब हमारे पास में क्या क्या वजह है, जो अगर हम लोग इसको ध्यान से समझे तो पहली वजह है कि जो नया वेरिएंट आया है उसमें उसके वजह से हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी वजह है कि यूरोप में ऑलरेडी इसके बिना भी वहां बहुत तेजी से वायरस फैला हुआ है, और कुल मिला के करीब करीब 4 लाख केस यूरोप में आ रहे हैं रोज के 4 लाख केस यूरोप में आ रहे हैं, और ये एक बड़ी संख्या है। और इसके वजह से वहां कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है। अब लॉकडाउन लगेगा तो डेफिनेटली है कि बिजनेस एक्टिविटीज में कमी आएगी, और बिजनेस एक्टिविटीज में कमी आती है तो कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, निगेटिव बात है, और इस वजह से भी मार्केट में एक हड़कंप मचा हुआ है। तीसरी जो वजह है वो अमेरिका में जो महंगाई है, वो महंगाई 30 साल के अब अपने चरम सीमा पर है। 1990 के बाद से इतने लेवल की महंगाई वहां कभी नहीं हुई। वहां का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से भी ऊपर जा चुका है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। अमेरिका में महंगाई दर बढ़ाने की सोचा जाता है, कुछ समय पहले तक ऐसा प्लान करती थी सरकार की महंगाई दर को थोड़ा सा बढ़ाए कैसे जाए, और अब ये हालत है कि महंगाई दर उतनी बढ़ गई है कि वो काबू में नहीं आ रही है। वो महंगाई की जो दर है वो काबू में नहीं आने की जो वजह है वो ये है, एक तो जो सप्लाई चेन है वो अभी भी डिसरप्ट है, वहां से अभी भी काफी हद तक पूरी तरह से उसको काबू में नहीं लाया जाता। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन एक बड़ी वजह है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सैलरी जो सॉरी डिमांड जॉब में बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ अभी अनएम्प्लॉयमेंट भी सबसे निचले लेवल पर पड़ गया, मतलब वहाँ जॉब की कोई कमी नहीं। अमेरिका में जॉब में लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उनको जो लोग हैं वो कम मिल रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट से, इसीलिए सैलरी की हाइक भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सैलरी हाइक होती है तो जैसे ही लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आता है तो वो भी एक कारण बनता है इन्फ्लेशन का। तो ये जो तीन सारी बातें हैं इसने मार्केट में एक तबाही सी मचा रखी है। ये समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। अगर हम लोग देखेंगे तो जो ग्रोथ फैक्टर है वो सब जगह बेस्ट है। जापान में करीब करीब 2 साल के बाद उनका ग्रोथ पॉजिटिव में आ गया है। वहाँ जो पीएमआई है वो 50 प्लस में आ गया है। तो जापान में 2 साल के बाद वहाँ ग्रोथ दिख रही है। यूरोप में अच्छी ग्रोथ अभी भी है, और अमेरिका की ग्रोथ तो बेस्ट है। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो निगेटिविटी यहाँ कहीं नहीं है। निगेटिविटी जो है वो अदर फैक्टर्स है, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग वैसे जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है, सब चीज अच्छे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से एक डर मचा हुआ है। अब इन सब का भारत के हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स का जो चार्ट देखते हैं तो हम लोग ऑलरेडी एक बेरिश मोड में आ चुके हैं। ओके, ये बेरिश मोड में आ चुके हैं, और यहाँ से एक बेरिश मोड में आने का एक और वजह भी है। हमारे इंडिया को अगर हम लोग देखेंगे तो बाकी इन जो सारे फैक्टर्स है, ग्लोबल फैक्टर्स है, उसके साथ में एक चीज और है कि हमने जो एक साल में जो इंडेक्स में ग्रोथ देखी है वो वहां कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक ग्रोथ देखी है, मतलब जरूरत से ज्यादा। मैं उसको आपको चार्ट में भी समझाऊंगा कि वो क्या क्या मैं जो कहना चाहता हूँ। तो जो वैल्यूएशन है वो अचानक से काफी बढ़ गए हैं। अगर हम लोग इकोनॉमी को देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी में उतना अभी ग्रोथ नहीं आई है, हम लोग अभी भी काफी पीछे हैं।
हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे पिछले ग्रोथ से, तो अभी हम लोग अभी भी बहुत नीचे है कंपेयर टू ग्लोबल ग्रोथ। लेकिन एक ये है कि शुरुआत अच्छी हो गई है, ग्रोथ आ गई है, और हम लोग ने पीछे जो पैंडेमिक है उसको पीछे छोड़ दिया है और हम लोग आगे। लेकिन कंपेयर टू दैट हमारा जो वैल्यूएशंस है कंपनीज के, मतलब मार्केट वैल्यूएशंस है, वो बहुत ज्यादा हाई हो गए। तो वो उन वैल्यूएशंस के हाई की वजह से अब वहां एक मतलब शेयर मार्केट में ग्रोथ के चांसेस अब कम हो गए। तो वहां से अब हम लोग देखेंगे कि कुछ हद तक एक वापस मार्केट में सेलिंग आएगी। वो इसलिए भी जरूरी है ताकि आप एक लॉजिकल वैल्यूएशन पे आके आप खड़े हो, ताकि वहां से वापस एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आपकी शुरू हो। तो ये सारी वजह है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ और भी एक गिरावट हमारे यहाँ और एक गिरावट आने के चांस है, और इन सबको हम समझेंगे चार्ट पे। तो चलो देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों ये है डाउ जोन्स, और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से करीब करीब हाई से हम लोग अगर देखेंगे तो करीब करीब 2000 पॉइंट ये नीचे आ चुका है, 1800 पॉइंट के आसपास ये नीचे आ चुका है। और यहाँ एक सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मंडे यहाँ हमको क्या दिखता है। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेकर वापस उल्टा घूमते हुए दिख सकता है, या फिर अगर ये नीचे उतरा तो फिर हमारे पास जो भी टारगेट्स हैं इसके आगे के नीचे की ओर हम लोग टारगेट आते हुए देखेंगे 34,300 और 33,650। अगर ये हुआ तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमको आराम से यहाँ देखने को मिल रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। नैस्डैक कंपेयर टू ये डाउ, ये अभी तक ये नहीं कह सकते कि ये बेरिश मोड में आ चुका है, क्योंकि अभी तक इसने अपना प्रीवियस लो तोड़ा नहीं है, वहीं के वहीं है। तो हम लोग को ये देखते हैं कि डाउ और नैस्डैक थोड़ा डिफरेंटली चल रहे हैं, और नैस्डैक ने मार्केट को संभाला हुआ है। यूके में एक बड़ी गिरावट हम लोग देख रहे हैं, और ये जो गिरावट है ये वन वे है। हम लोग देखेंगे तो अगर करीब करीब ये 2 हफ्ते में करीब करीब 9%, 8-9% तक अपने हाई से गिर चुका है। अगर इसके बाद भी अगर हम लोग ये देखें तो ये नहीं कि एक दिन में ये बड़ी गिरावट है, पर भी अगर हम लोग पिछला मार्केट देखें तो जो रेंज है अभी भी हम लोग उस रेंज के, मतलब यूके जो है उस रेंज में ही है। हमारे यूके की जो रेंज है वो अगर हम लोग देखेंगे करीब करीब ये जो रेंज है मई से, तो मई से लेके अभी तक मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। 6 महीने की रेंज है, उस रेंज को उसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन उस रेंज में वो वापस आ गया। तो अभी भी साइडवेज रेंज में है। डैक्स ठीक ठाक है, अभी डैक्स में कोई उतना तकलीफ नहीं है। भले ही हाँ सॉरी, डैक्स भी गिर चुका है और उसने नीचे का लेवल पकड़ लिया। एक बड़ी गिरावट हम लोग यहाँ देख रहे हैं जर्मनी में। ये इसकी दोनों की जो वजह यूरोप में फैले हुए कोरोना की है। कोरोना की वजह से सारा लॉकडाउन वहाँ शुरू हो गया है, और उसका असर हमको चार्ट में क्लियर दिख रहा है। तो यूरोपीय जोन जो है वो बेसिकली बैरिश मोड में आ चुका है। अमेरिकन मार्केट भी, डाउ जोन्स भी बैरिश मोड में आ चुके हैं करीब करीब। यूरोपियन मार्केट भी आ चुके हैं। निकाई भी वैसे देखा जाए तो नीचे आया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी बैरिश जोन में आ चुका है। हांगकांग तो पहले से ही बैरिश जोन में है, और शंघाई अपने साइडवेज जोन में। तो मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेरिश जोन में मतलब ट्रेड कर रहा है, खास करके यूरोप और अमेरिका, और इसका असर हमको बाकी दुनिया के बाजारों में होते हुए दिखेगा। इसी की वजह से क्रूड में भी हम लोग ने एक बड़ी गिरावट देखी, क्योंकि अगर यूरोपियन मार्केट बंद होता है तो हम ये देखेंगे कि
यहाँ से हमको प्राइस में डिमांड में काफ़ी कमी आते हुए दिखेगी और उसी का अंदाज जो है उसी की वजह से ये मार्केट हमको दिखते हुए दिखा और वापस ये एक बहुत बुरी तरह से टूट के करीब करीब 10 12 13% नीचे आया हुआ है यहाँ से ये। और यस 12% के आसपास 11% के आसपास ये एक ही दिन में टूट चुका है। अब इसके अगर हम लोग देखते हैं तो ये वापस अपने एक सपोर्ट जोन में आ चुका है और यहाँ से क्या मूवमेंट बनती है ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। पर जहाँ तक मेरा अंदाज है कि यहाँ से मंडे और ट्यूसडे कुछ रिकवरी आने के चांस हैं और फिर उसके बाद में बुधवार गुरुवार में हमको पता चलेगा कि मार्केट किस ओर उठ रहा है। प्राइस का जो मूवमेंट है गोल्ड में भी हम लोग ने देखा, जो मैंने पहले दिया था लास्ट 2 वीक पहले कि यहाँ आपको कहाँ से कहाँ आपको बाय करना है। तो ये देखिए ये पहले ये वाला वीक था जहाँ मैंने बाय का सिग्नल दिया था, यहाँ से प्राइस गई वहाँ ऊपर और फिर वैसी उसी लेवल से नीचे आ गई और फिर वो साइडवेज जोन जो हमने दिया था नो ट्रेड जोन में उसमें पिछले वीक में ट्रेड करती रही। अब भी जो लेवल्स है वो अभी भी कायम है, तो अभी हमको बाय करना है 48,217 के ऊपर और 49,314 के लेवल के लिए। और नीचे की ओर अगर ये प्राइस आती है तो हमको 47,370 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट होंगे 46,872 और 46,330। इन दो टारगेट के लिए हम लोग नीचे सेल करेंगे। सिल्वर में भी एक अच्छी खासी हमने देखा कि एक अप ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन चूंकि मार्केट में जो सिल्वर भी जनरली यूज होती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम होती है तो सिल्वर पे भी उसका असर पड़ता है और इसीलिए जो डिमांड बनते हुए दिखी थी देखेंगे कि वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जहाँ से हैं हम लोग अगर इसको ऊपर चढ़ना है तो डेफिनेटली 63,452 के ऊपर हम लोग इसको बाय करेंगे। टारगेट होंगे 65,500 और 67,400। नीचे की ओर अगर ये वापस बढ़ता है जिसके चांसेस की ज़्यादा दिख रहे हैं तो हम लोग है वहाँ से नीचे जैसी प्राइस आती है हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट होगा 58,163 का। अगर यूएसडी आईएनआर की हम लोग बात करें तो हम लोग ने देखा कि यहाँ मार्केट के चलते बहुत ही तेजी आई है डॉलर में और रुपया कमज़ोर हुआ है और यही मार्केट में अगर गिरावट जारी रही तो रुपया में और भी कमज़ोरी आएगी और हम लोग इसको 75-65 तक चढ़ते हुए देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट ये होगा कि 75 जैसे ही क्रॉस करता है तो 75-65 के लिए हम लोग बाय करेंगे। नीचे की ओर हम लोग 74-82 के नीचे शॉर्ट करेंगे 74-43 और 74 ये दो लेवल्स के लिए। निफ्टी की बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने बीच में एक व्हाट्सएप मैसेज पे भी कहा इसका ट्रेड दिया हुआ था कि करना क्या है। अब हम लोग इसको वापस यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक लंबा मैं बताना चाहूँगा, बहुत लंबे समय तक के लिए लेके चलना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको वीकली मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ और कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। ये मंथली चार्ट है और तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीरियड मैं आपको बताना चाहूँगा 94 से लेके तो 2005 ये करीब करीब 11 साल का पीरियड है। और 11 साल का जो पीरियड है और उसकी अगर हम लोग ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हम लोग को बताता है कि स्पीड ऑफ जो इंक्रीमेंट है कि किस स्पीड से ये मार्केट बढ़ रहा था। तो उस स्पीड में बढ़ते हुए जब उसने पहले बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ये जो अचानक से ग्रोथ आई
स्टॉक मार्केट में। तो 2005 से लेके 2008 तक, बिफोर दैट फॉल, ये जो ग्रोथ है ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। कंपेयर टू ये जो स्पीड है, इस ये स्पीड से ये काफी ज्यादा स्पीड से ये बढ़ गया, और इसीलिए जब गिरा तो एग्जैक्टली उस लेवल पे आके रुका जहां से इसको सपोर्ट मिला था। तो इतने महीनों का सपोर्ट के बाद में प्राइस एग्जैक्टली वहीं आके रुकी, और फिर यहाँ से जो ग्रोथ शुरू हुई तो फिर उसने एक नया ट्रेंड यहाँ शुरू किया। अब ये वाला जो चैनल हमने ये दिख रहा है, तो इस पीरियड में प्राइस का ग्रोथ जो हुआ वो एक सर्टन रेंज में हुआ, ऊपर नीचे करते हुए, लेकिन ये ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 45 डिग्री के 45 डिग्री के इसमें ये प्राइस बढ़ते हुए हमको दिखेगी। लेकिन जब कोरोना के वजह से बाद जो गिरावट आई और फिर उसमें जब वापस ग्रोथ आई, तो ये जो ग्रोथ थी ये भी एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। और कंपेयर टू ये जो चैनल का ग्रोथ था, ये इससे ये काफी तेजी से ऊपर बढ़ा, और इसी तेजी से ऊपर बढ़ने की वजह से इसमें ये जो गिरावट है ये लाजमी है, आना जरूरी है। और इस ग्रोथ इस फॉल को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग वापस आ जाते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से यहाँ तक आई हुई, अगर हम लोग देखेंगे तो। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक, इसको लेके हम लोग यहाँ अगर ड्रॉ करते हैं तो अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट का काम कर रही थी। अब ये सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ है। अब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो प्राइस अब हम लोग एक तरह से डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। ये पहली ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। ऊपर की अगर हम लोग देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और प्राइस तो यहाँ भी एक और वजह है कि जो ये बताता है कि प्राइस अब नीचे की ओर जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी कि बिल्कुल एक साथ जाएगी, प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आएगी, यहाँ तक आएगी, या यहाँ के बीच में एक आध बार और आएगी, और फिर कुछ बैक आपको पुल बैक रैली भी यहाँ देखने को मिलेगी। और ये पुल बैक रैली है जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी ट्रेड में हो, फंसे हुए हो, तो इस पुल बैक रैली को यूज़ कीजिए अपने ट्रेड से बाहर निकलने के लिए। और इस ट्रेड से बाहर निकल के इंतज़ार कीजिए कि क्या होता है। तो इंतज़ार करना है कब तक? अगर प्राइस वापस से ये लेवल टूटती है, कौन सी 17,500, मतलब इनफैक्ट 17,600 का, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हम लोग बुलिश मतलब या पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं होंगे। ये जो यहाँ से ये जो भी ट्रेंड बन रहा है ये निगेटिव बनेगा, और यहाँ से ये वापस प्राइस जो गिरना शुरू होगी, तो मेरा जो अंदाजा है वो 15,800 या 15,900 के लेवल जो मुझे यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। तो 15,900 के जो एक लेवल है वो यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। अगर दूसरा एक और वजह निकाली जाए कि और क्या और गिर सकता है, तो उसकी जो अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, जो हायर साइड की जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ओके, ये जो दिखाती है कि अगर हम लोग ये देखेंगे तो वीकली चार्ट में आपको शायद बेटर दिखे। तो ये वीकली चार्ट है, और इस प्राइस के मूवमेंट को अगर हम लोग देखते हैं, ये वाला यहाँ से लेके ये एक जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो ये प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है। और ये यहाँ तक का आने का मतलब है ये करीब करीब 14,800 तक हो सकता है। ये 14,800 या 650, ये जो लेवल है ये कहीं भी ये इस लेवल पे आ सकती है। तो ये एक और लेवल है जो हमको ध्यान रखना चाहिए अगर ये ऊपर वाली लेवल टूटती है तो मेरे लिए दो लेवल्स हैं, 15,900 और
बाद में 40,600। तो प्राइस यहाँ से तो भी घूम सकती है या यहाँ से भी घूम सकती है, प्राइस कहीं से भी घूम सकती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि या तो 16,400, 15,800, 15,900 और 14,600, ये 3 लेवल्स हैं जिस पे से जहाँ से कहीं से भी प्राइस अपने लेवल को मतलब हमको घूमते हुए नजर आएगी। तो ये है निफ्टी के लिए। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिए और बहुत सावधानी से। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो आप ऐसे बने भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बुक करना, आप ट्रेड में हो, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी पुल बैक रैली आती है उसमें आप निकलने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक अपने डाउन ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी सेट है डाउन साइड में, और यहाँ भी एक आध पुल बैक रैली आ सकती है निफ्टी के साथ साथ, लेकिन यहाँ जो पुल बैक रैली आएगी वो एक लिमिटेड रैली रहेगी। तो अगर हमको यहाँ बीच में कहीं भी बाय साइड का मौका मिलता है तो हम लोग बाय करेंगे। इसको मैं वीक आवरली चार्ट में बताना चाहूँगा आपको। ओके, तो अवरली चार्ट में ये दिखा रहा है कि अगर आपका प्राइस 36,400 के ऊपर 36,400 के ऊपर निकलता है तो 36,850 और 37,300, 37,800 ये हमारे टारगेट्स होंगे अप साइड में। डाउन साइड में फिलहाल के लिए जो टारगेट है मेरा, डाउन साइड का जो टारगेट है वो जो है नीचे, अगर हम लोग जहाँ है वहीं से अगर प्राइस नीचे जाना शुरू करती है तो 35,900 के नीचे तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और टारगेट्स होंगे 35,350 और 33,890। उसके बीच में एक और ये है, तो हमारे टारगेट होंगे 35,350, 34,860 और 33,890। ये 3 टारगेट्स के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें आप बाय करके भी अभी भी बाय करके पैसे कमा सकते हैं। मैं केवल बाय के ही ट्रेड देता हूँ, मैं शॉर्ट के ट्रेड नहीं देता हूँ, क्योंकि शॉर्टिंग करने के लिए आपको या तो ऑप्शन या फ्यूचर में काम करना पड़ता है जो रिस्की हो सकता है फिलहाल, और इसलिए मैं इसमें देता हूँ तो सिर्फ बाय की कॉल देता हूँ और आपको बाय करके चलना है। लेकिन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लेवल्स मैं दे रहा हूँ उस लेवल्स को स्ट्रांगली फॉलो कीजिए, ट्रेड कम कीजिए, छोटी क्वांटिटी में कीजिए और रिस्क को मैनेज कीजिए। तो यहाँ पहला जो मेरा ट्रेड है वो आपके लिए है एस्ट्राजेनेका। और आपको मालूम है क्योंकि अभी जो कोविड की जो लहर आई है उसमें वापस से फार्मा कंपनियों को एक जीवन दान दिया हुआ है, शायद यहाँ से ये चले। तो इसको हम लोग बाय करेंगे 3170 या 31,800 के 3180 के ऊपर 3027, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट होगा 3512 और 3933। तो या ये जो 3180 के ऊपर मेरा बाय होगा, 3515 3930 दो टारगेट और 3020 ये मेरा स्टॉप लॉस। सेकंड जो स्टॉक है मेरा आपके लिए, यहाँ भी आप बाय करके चल सकते हैं, ये है एलजी इक्विपमेंट। इसको आपको बाय करना है 266 के ऊपर, टारगेट होगा 330,418 और स्टॉप लॉस होगा 236 का। रेमंड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक अच्छा ट्रेड आपको बनते हुए दिख सकता है। इसको हमको बाय करना है 622 के ऊपर और टारगेट होंगे 706 और 830 और 1100। ये तीनों टारगेट्स हैं मेरे एक साल के लिए। ये आएंगे, भले आप
आपको मैं कहना चाहूँगा कि प्राइस नीचे गिरती है और नीचे गिर के वापस इस लेवल पे आती है, आपको फिर एंट्री करना है। ओके, लेकिन ये टारगेट्स हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहते हो तो एक छोटी क्वांटिटी आप लेके रख दीजिए। प्राइस मार्केट गिरता तो उसमें और ऐड कीजिए, जब तक ये गिरेगा तब तक आप ऐड करते 500 रुपये तक आप ऐड करते चले जा सकते हो, लेकिन ये टारगेट आएंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आखिरी जो स्टॉक है मेरा वो है वेलकॉर्प। वेलकॉर्प में भी एक बढ़िया एक मूवमेंट बना हुआ है और जो इसमें हम ट्रेड करेंगे 170 के ऊपर, 170 के ऊपर हमारा बाय होगा, टारगेट होगा 234 और स्टॉप लॉस होगा 153। तो इन लेवल के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का बाजार पे राय, और मुझे लगता है कि आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे, क्या मतलब मार्केट बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या और इस आपको यहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए। मेरी राय है कि ज़्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए। नवंबर और दिसंबर जनरली नॉन ट्रेडिंग मंथ्स होते हैं, और यहाँ आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, स्किल्स को बढ़ाइए और ज़्यादा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए और ट्रेडिंग कम कीजिए। ट्रेडिंग अगर आप कर भी रहे हैं तो आप इस पे ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम कीजिए, और रिस्क है, रिस्क को संभालिए। काफ़ी उठापटक है, वोलाटाइल मार्केट है, ऐसे में मार्केट आपको दोनों साइड के भी ट्रेड देगा, और यहाँ से जो भी आपका एक मूवमेंट बन रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर ट्रेड कीजिए। तो आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद, नमस्कार।